नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर तोड़फोड़, भाजपा ने की कड़ी निंदा। बंगाली आत्मा पर बताया हमला, यूनुस प्रशासन की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के खंडवा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से ध्वस्त किए गए 100 से ज्यादा पक्के मकान, 16 एकड़ तालाब पर कब्जा कर किया गया था अवैध निर्माण। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लाल आतंक पर प्रहार जारी, महिला नक्सली और 5 लाख का इनामी कमांडर मुठभेड़ में ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद। दिल्ली में 12 बजे ही तापमान 40 डिग्री के पार, पूरे उत्तर भारत में झुलसाने वाली धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से आमजन परेशान, लोगों को घर में रहने की सलाह। और देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान का अंतिम दिन, सूरत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं अभियान की उपलब्धियां। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से शब्बीर शाह की जो जमानत है उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी हैं शब्बीर शाह, और शब्बीर शाह को 4 जून 2019 को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया गया है और कई पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में भी रहा शब्बीर शाह। और आपको ये भी बताते चलें कि आतंकी सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद से संपर्क का भी आरोप है, और साथ में आतंकी इफ्तिखार हैदर राणा से भी संपर्क का आरोप है इस वक्त शब्बीर शाह पर। और शब्बीर शाह को इस वक्त ये एक बड़ा झटका लगा है। और अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी शब्बीर शाह को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं दी गई है। और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने का आरोप है शब्बीर शाह पर, और कई पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में भी बताया जा रहा है कि शब्बीर शाह उनके संपर्क में था, उनके साथ बातचीत किया करता था, और साथ ही साथ जो आतंकवादी गतिविधियां थी उनको भी बढ़ावा देने का इल्ज़ाम है शब्बीर शाह पर। और साथ ही आपको ये बता दें कि आतंकी इफ्तिखार हैदर राणा से भी संपर्क था शब्बीर शाह का। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, बुलडोजर से ध्वस्त की गई अवैध बसावट, जो अवैध बसावट थी उसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। 100 से ज़्यादा अवैध पक्के निर्माण पर बुलडोजर को चलाया गया है, यानी कि 100 से ज़्यादा अवैध पक्के निर्माण किए जा चुके थे वहां पर। और साथ में आपको ये बता दें कि शकर तालाब इलाके को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है, और तालाब को पाटकर किया गया था ये अवैध निर्माण, जिसे हटा दिया गया है। और 16 एकड़ के इलाके में हटाया गया अतिक्रमण। खंडवा नगर निगम की ये एक बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पूरा अतिक्रमण जो था तालाब पर बनाया गया था, और 16 एकड़ के इलाके में अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इस वक्त की ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है इस वक्त। और आपको हम बता दें कि पूरी कार्रवाई में नगर निगम जो है एक्शन में रहा, और उसने पूरी तरह से जो अवैध निर्माण था उसे हटा दिया है, और 100 से ज़्यादा अवैध पक्के
निर्माण को हटा दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है और कभी यहाँ तालाब था और इसी शक्कर तालाब इलाके को अतिक्रमण था और इसी को अब हटा दिया गया है, अतिक्रमण मुक्त किया गया है। और खंडवा नगर निगम की आयुक्त प्रियंका राजवत ने इस सिलसिले में क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। 16 एकड़ करीब के एरिया में शक्कर तालाब है। अब यहाँ पे पक्का निर्माण होके और इस जगह पे अतिक्रमण किया गया था। तो लगभग पिछले 4 महीने से ये कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। नोटिस देना, लगातार अनाउंसमेंट्स करना, लोगों को बोलना कि आप यहाँ से स्वयं अलग कर लीजिए अपना, और फिर आज यहाँ पे सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई अलग करने के लिए कर रहे हैं। लगभग 100 घर हमने यहाँ से अलग किए हैं, जिनका स्टे था ऐसे 25 को छोड़ के। इच्छा यही है कि ये तालाब जो है अपने मूल स्वरूप में लौट सके और यहाँ पे वापस से जल भराव हो सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें एक महिला नक्सली भी है। मुठभेड़ वाली जगह से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें इंसास राइफल, 12 बोर की राइफल, अन्य हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान शामिल हैं। इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुकमा जिले के कोंटा में एडिशनल एसपी आकाश राव के शहीद होने के बाद से इस पूरे इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को तलाशा जा रहा है। और बात मौसम की, तो पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ चिलचिलाती झुलसाती धूप है, तो वहीं गर्म हवा के थपेड़ों की मार पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज सुबह के तापमान की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली में सुबह 8:30 बजे आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से पार चला गया था। आज अधिकतम 44 डिग्री तक रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, यानी गर्मी का कहर बढ़ सकता है। हालांकि आज रात को आंधी और हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। इसके बावजूद आज और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं सूरज, जहां कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं। या खरीफ की फसल के पहले या रबी की फसल के पहले कैसी खेती करनी चाहिए, जो रिसर्च किए वैज्ञानिकों ने, वो किसान के पास पहुंचना चाहिए। अगर किसान के पास नहीं पहुंचते तो उस रिसर्च का मतलब क्या है? और इसलिए सारे वैज्ञानिक गए, इसलिए अलग अलग गांव में गए, वहां की पूरी कुंडली लेके गए कि आपके गांव की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना जिंक है, कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी, कौन से बीज ठीक रहेंगे, अगर वायरस का अटैक रहे तो उनका मुकाबला कैसे करना है। तो ये बताएंगे भी, और किसान जो बताएंगे वो सुनेंगे भी, क्योंकि कई बार कई चीजें लैब में बैठ के पता नहीं चलती। अभी हमने एक कृषि चौपाल लगाया प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको, शानदार काम प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में गुजरात की सरकार कर रही है। किसान चमत्कार कर रहे हैं हमारे, और केवल प्राकृतिक खेती में नहीं, गुजरात ने तो कई चीजों में कमाल किया है। मित्रों, ये गुजरात की पवित्र धरती है जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, अलग अलग तरह की योजनाएं बनाती है, किसानों को कई तरह की सुविधाएं देती है, और उसके आधार पर किसानों की खेतियां फायदे का धंधा बनती है। मेरे मित्रों, गुजरात में अगर हम देखेंगे धान, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ये खाद्यान्न पैदा होते हैं। अरंडी, जीरा, सौंफ, खजूर जैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात भारत का 77% अरंडी, 44.5% मूंगफली, 24% कपास उत्पादित करता है। चना में भी 15% अकेला चना गुजरात पैदा करता है, और गुजरात खेती में नित्य नए प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके गुजरात का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। यहां से कई चीजों का एक्सपोर्ट होता है। यहाँ की हार्टिकल्चर बहुत उन्नत है। आज हमने प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बातचीत की है, मुझे बहुत आनंद हुआ सचमुच में। प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है,
उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कृषि के रोड मैप है, उनका खेती को कैसे आगे बढ़ाना है, फायदे का धंधा कैसे बनाना है, तो उनके 6 सूत्र है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना। कल ही राघव जी भाई के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्होंने कहा कि मूंग खरीदना है, मूंग बहुत पैदा हो गई, तो कल ही हमने फैसला किया कि गुजरात मूंग भी खरीदे और गुजरात मूंगफली भी खरीदे। ये नीति है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना और उस पर खरीदने का इंतजाम करना, नुकसान हो जाए तो भरपाई। और उसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग तरह के खेती में प्रयोग करना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर भारत की कृषि और किसान आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसी का एक प्रयत्न था कि वैज्ञानिक गांव में जाएं। तो वैज्ञानिक जा रहे हैं तो कई तरह की नई चीजें भी मिल रही है। अब देखो, रिसर्च कई बार वैज्ञानिक लैब में करें और उस रिसर्च का फायदा जमीन पे किसानों को हो ही नहीं, तो मतलब क्या है? कई बार किसान जो समस्याएं बता रहे हैं, उन समस्याओं को सुन के अब हमारे वैज्ञानिक वैसी रिसर्च करेंगे जिसकी डिमांड है, जिसकी मांग है। रिसर्च उन क्षेत्रों में होगी और इसलिए पूरे देश में जो वैज्ञानिकों की टीम बैठी है और किसान भाई बैठे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान आज खत्म नहीं होगा। औपचारिक रूप से अभियान खत्म होगा, लेकिन नया अभियान चालू होगा। कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संवाद करेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा, ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सकें। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा। हम अपनी जनसंख्या का, अपनी जनता का भी पेट भरेंगे और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा। आज भी कई देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हम खेती करते हैं, लेकिन खेती में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल ये बहुत जरूरी है। मैकेनाइजेशन ये बहुत जरूरी है। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप पानी बचाना और पानी का बेहतर उपयोग ये बहुत जरूरी है। नए बीजों के प्रयोग, मैं प्राकृतिक खेती के किसानों को भी बधाई देता हूं। इस साल हमने तय किया है कि कम से कम हम 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करेंगे। राज्यों के साथ मिलकर 18 लाख किसान तैयार हुए प्राकृतिक खेती करने, गुजरात के अलावा भी पूरे भारत में। तो प्राकृतिक खेती जैसे प्रयोग भी करेंगे और वैल्यू एडिशन करके ठीक दाम मिले, इसका प्रयास करेंगे। भारत की कृषि उन्नत हो और किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अगर किसान समृद्ध हो गया तो सचमुच अपनी तो जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि कृषि विभाग है ही इसलिए। और इसलिए इस बड़े कार्यक्रम का हमने आयोजन किया था। ये वैज्ञानिकों का, किसानों का संपर्क, संवाद लगातार एक टीम के रूप में बना रहेगा। मैं गुजरात की सरकार को फिर एक बार बधाई देता हूं कि गुजरात सब दिशाओं में अभूतपूर्व प्रगति और विकास कर रहा है और यहां तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सदैव मिलता है। अमित भाई की रणनीति का लाभ भी हमेशा आपको मिलता है। आज गुजरात से इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन करते हुए मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि गुजरात देश के किसानों को भी दिशा देगा। और मैं फिर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कृषि का यह अभियान रुकेगा नहीं, अब नए सिरे से चालू होगा। किसानों की आय बढ़ानी है, देश के अन्न के भंडार भरने और दुनिया को भी खिलाना है। इसके लिए हम लगातार काम जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं। लैब से निकले, वो लैंड पे गए, मेहनत से गए, किसानों से संवाद किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा, 1,12,00,000 किसानों से संवाद किया। यह संवाद कोई बड़ी सभा में नहीं हुआ, कहीं 200 किसान, कहीं 150 किसान, कहीं 250 किसान, कहीं 300 किसान और वैज्ञानिक। हमारी अपेक्षा इतनी थी और लगभग हम 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे। 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे, 55,000 से 1 लाख से ज्यादा, 55,000 से ज्यादा जगह कार्यक्रम हुए और वहां 2-3 गांव के लोग आए। तो हमने कृषि की दिशा बदलने की एक कोशिश की है। लगातार ये प्रयत्न जारी रहेगा। मैं सभी वैज्ञानिकों को फिर हृदय से बधाई देता हूं
और प्रगतिशील किसानों ने भी चमत्कार किया है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिले कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि केवल बड़े कार्यक्रम नहीं किए हमने। मैं तो छोटे छोटे चौपाल सभा में गया, जहां 200, 300, 250, 100 ऐसे किसान होते थे और उनसे डिस्कस करते थे। और जब वो अपने प्रयोग बताते थे तो मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, केवल दुगना नहीं, कई किसान ऐसे मिले जिन्होंने 10-10 गुना भी अपनी आमदनी बढ़ा के बताई है, अलग अलग नवाचार करके। ऐसे किसान वास्तव में असली वैज्ञानिक हैं, इनसे भी मार्गदर्शन। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में। और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी आदरणीय संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय संबित जी से है, आपको संबोधित करना। धन्यवाद माननीय संजय जी, और मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन। एक शॉर्ट नोटिस में आप आज यहाँ सब आए। आज का विषय बहुत आई विल से इट विल बी अ ब्रीफ इश्यू, वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मगर एक बहुत गंभीर विषय है। एंड एट द आउटसेट इटसेल्फ आई वांट टू मेंशन, मैं आरंभ में ही कहना चाहता हूं कि यह विषय बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। वी आर नॉट इंट्रूडिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल डोमेन, बट चूंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का विषय है, इसलिए हमारे हृदय के निकट का विषय है, भारत के हृदय के निकट का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को बड़े गंभीरता से लेती है और बहुत सेंसिटिवली, संवेदनशीलता से लेती है। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। Gurudev Rabindranath Tagore was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world. वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने 2 राष्ट्र के राष्ट्रगान को लिखा। भारतवर्ष के राष्ट्रगान को भी, जनगण मन को, रविंद्रनाथ जी के कलम ने ही संजोया, और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसे अलंकृत किया, उसे लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी, बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया, जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद हैं, बंगाल के हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा, ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते थे। और यह भी आपको बता दें कि यह घर बांग्लादेश सरकार ने सरकारी रूप से एक म्यूजियम के रूप में घोषित किया था। इट वॉज अ डिक्लेयर्ड म्यूजियम, अ म्यूजियम which in fact within its precincts holds the originality of that part of India, of that part of the globe, I would say. रविंद्र संगीत, कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस,
मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैं नहीं कहूंगा नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े बड़ी शख्सियत वो हमेशा के लिए हमारे बीच में रहते हैं। महात्मा गांधी आज भी हमारे साथ उनके विचारधारा के रूप में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी उनके विचारधारा के रूप में, रविंद्र संगीत के रूप में, उनके लेखनी के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। एक इस प्रकार का नोबेल लॉरेट, when he has been attacked, when his house has been attacked, when his way of thinking has been attacked, जब उनके विचारों पर आक्रमण और प्रहार होता है, एक डिजाइन के अंतर्गत होता है, we appeal the world community to come together against this. This is the appeal of Bharatiya Janata Party, a party which believes in inclusivity, a party which believes in the mantra of सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। स्वाभाविक रूप से आज यही पार्टी, वी आर गिविंग अ ग्लोबल कॉल दैट ऑल द कंट्रीज हु वैल्यू मोरालिटी, द कंट्रीज हु वैल्यू सिविलाइजेशनल थॉट्स, द कंट्रीज विच वैल्यू क्रिएटिविटी, द कंट्रीज विच वैल्यू कल्चर, दे शुड ऑल कम टुगेदर इन यूनिजन to denounce what has happened today in Bangladesh, the attack on the house of Rabindranath Tagore. Thank you so much. प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। पहले इससे रिलेटेड पूछिए। भाजपा की प्रेस वार्ता भी हम देख रहे थे। जो बांग्लादेश में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर तोड़फोड़ की गई है, उस पर भाजपा ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि जो यूनुस शासन है उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। देश के उत्तर पश्चिम राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आईएमडी चंडीगढ़ के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिन तक लू की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, जो अभी लू की स्थिति बनी हुई है पंजाब और हरियाणा में, इसमें ज़्यादातर असर जो है पंजाब के फिरोजपुर, फजिल्का, भटिंडा, मुक्तसर, मानसा, संगरूर, इन जिलों में ज़्यादा असर है, जहां टेम्परेचर 45 प्लस भी गए हैं। भटिंडा में जैसे 47.6 गया है। और इसी तरह से हरियाणा के जो बिल्कुल राजस्थान के साथ जिले लगते हैं, वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है। तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन लू जो चली, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है ज़्यादातर हिस्सों में, पश्चिमी जो आपका हरियाणा और पंजाब के ज़िले हैं वहाँ ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। बाकी में हीट वेव रहेगी। बाकी के जो ज़िले हैं 14 के बाद जो है अंतर आएगा। उसके बाद 14 के आसपास जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, लेकिन वो सिर्फ उन ज़िलों में जो कि नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ पंजाब, जो कि माउंटेन्स के पहाड़ों के साथ ज़िले लगते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।
उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखिए। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हों और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हों। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में ही सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।